हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। और हम ये कर रहे थे 2024 के जो मेंस हुए उसके जीएस पेपर एनालाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा ये जीएस थर्ड है, ठीक है, जो इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड होता है। तो हम इसमें हमारा मोटिव क्या है, मेन बात ये है करने का। देखो, अगर ये होता ना कि सिर्फ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाए कि उसका मॉडल आंसर, तो मतलब ये होता कि चलो आप उससे सेटिस्फाई हो जाते कि चलो मॉडल आंसर मिल गया, हमने देख लिया। उससे कोई रिलेवेंट नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट साल कुछ अलग आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। आप बार बार इतने सालों से पढ़ रहे हो ना, तो मॉडल आंसर के पीछे मत भागो। और वो मार्केट में बहुत जिन्होंने प्रोवाइड कर दिया है वो तो क्या करते हैं, कभी कभी तो उल्टा होता है, दिन में 2 पेपर होते हैं। तो कोचिंग वालों की या आजकल ये एजुकेशन सिस्टम में यही चल रहा है। और हम अपने लाइफ में हमने क्या देखा है, एस्पिरेंट जर्नी में हम यही देखते आए। और हमने जैसे प्रीलिम्स मेन से लेके हमने ये चीज़ें देखी है कि एग्ज़ाम जिस दिन होता है ना, मान लो प्रीलिम्स देने गए, एग्ज़ाम प्रीलिम्स का जीएस पहला हो गया, फर्स्ट पेपर होते ही वो बंदे मतलब होड़ लगी रहती है कि वो क्या करेंगे, ये दिखाएंगे पहले ही कि भाई देखो आज है ये आंसर, इसका ये है, इसका ये है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं, इससे पता है वो अपना व्यू बढ़ाए या टीआरपी उनका जो बढ़ाना हो बढ़ा ले, वो बच्चों पे, और बच्चे उसको फोकस करके डर के मारे कि क्या मेरा सही हुआ, उससे नेगेटिव पड़ता है और दूसरा पेपर गलत करके आ जाता है। मेंस में भी ऐसे ही होता है। मान लो कि जीएस जैसे ऐसे का तो एक हो गया, दूसरे दिन फिर वापस जीएस का होता है। जीएस का फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं। पहला हो गया तो पहले होने के बाद ही कुछ इंस्टीट्यूट वाले वगैरह आने लग जाते कि इसका ये आंसर आप ये लिख के आए नहीं आए, ऐसा आए, ऐसा पेपर आया था, ऐसा आया था, एनालाइज करने के लिए। तो देखो उस चीज़ से तो क्या नुकसान है, और ये मार्केट में पड़ी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो लेकिन इसी को हम बदलना चाहते हैं। और हमें कि एक विद एक्सपीरियंस, विद द लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड just we want to make you understand that what is a real manner, then how we can understand question, how in exam hall we can think and we can write। वो चीज़ डेवलप करनी है कि हम लिखेंगे कैसे। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू राइट। तो आप है ना जस्ट उस पर फोकस कीजिए कि भाई लिखना क्या है। तो हमारा पर्पज़ यही है कि ये देखो पेपर हमें डिस्कस, आपको ये आंसर नहीं बता रहा है इस चीज़ों के, मैं आपको इसमें ये चीज़ बताऊंगा कि देखो पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है अगर आप पीवाईक्यू करते। दूसरा, आप अगर टाइम मैनेजमेंट में आपने, आई नो दैट काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह के, तो ऐसा है कि किस किस के थ्रू जो जीएस पेपर सेकंड तो लेंथी भी था तो क्वेश्चन भी छूटे यूँ, और ऐसे जो स्पेशली फॉर एथिक्स तो क्वेश्चन छूटते। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है एग्जाम हॉल में, जनरल में थिंक कैसे करते, ये क्वेश्चन है आप उसको कैसे हैंडल कर सकते, इन क्वेश्चन पीवाईक्यू से कितने रिलेटेड है, सिमिलर थीम पूछी गई है एग्जाम में, वो डिस्कस करना है। तो आई होप कि हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि अगर ये सिर्फ आपको ये इसका मॉडल आंसर देना होता तो हम दे देते, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होना था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि वी वांट प्रोवाइड यू एनी मॉडल आंसर, वी विल डिस्कस यू होलिस्टिकली दैट हाउ कैन यू थिंक एंड हाउ what you want to do and what should you do now and what can you do। तो उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, हम रैशनल चीज़ देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे उसका। तो हम देखो आगे बढ़ते जीएस 3 है। तो दूसरे पहले ये कहूँगा कि हम भी इसी को ये डिस्कस करने के बाद हमें अभ्युदय, हमने एक भाई आपका उदय हो रहा है, हम 2025 के लिए जो देने जा रहे हैं या 26 के लिए, कोई भी हो नेक्स्ट, तो वो आप ये इनिशिएटिव फ्री हम शुरू करवाएंगे। जिससे ये होगा कि आपको दिल्ली जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर 2 क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू होगा, एक हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे। उस पर आप लिख के जो आपको लिंक देगी वहाँ आप सबमिट कीजिए आंसर, फिर आपका आंसर का हम लेके फिर आपको डेली शाम में ये यूट्यूब से ही आपको इवैल्यूएट प्रोवाइड कर देंगे पूरा कि आपने क्या क्या किए। ऐसे करेंगे कि भाई आपको इसमें ये लिखना था, आप देखिए उसको और फिर अंडरस्टैंड कीजिएगा, हाँ ये गलती रहेगी, फिर नेक्स्ट टाइम वापस देंगे। ऐसे करके 1 मंथ चलेगा जिसमें जीएस 1 to 4 पूरा कंप्लीट होगा। आपको एकदम ठीक है, सही मतलब रैशनली सोचने की मतलब वो डेवलप होगी कैपेसिटी, ठीक है। तो आप जरूर इसको सर्च कीजिए। और दूसरा, प्रीलिम्स 2025 के लिए हम ये कंटेंट इतना बेस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि देखो मार्केट में हर सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम वो प्रोवाइड करेंगे जो ज़रूरी है, हम वो नहीं प्रोवाइड करेंगे जो ज़रूरी नहीं है।
इकोनॉमी है या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सब कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ वो देंगे जो आपको ज़रूरी है और करना चाहिए। और हम प्रीलिम्स के भी PYQ करवाएंगे, तो इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हमें देना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो बात हो जाएगी। हमें चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करना है। तो देखो बात ये है कि पहला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैं ये बताऊंगा कि PYQ का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा था एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन इन कंसर्न्स विद द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कहता है कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप पर प्रकृति एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। इसकी सीमा तक ये समावेशी संवृद्धि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के अनुरूप है। मतलब ये पूछ रहा है कि है या नहीं है, कि जो अभी जो हो रहा है, कि कहने का मतलब क्या ये कह रहा है कि जो भारतीय सुधारों के उपरांत जितने भी सुधार हुए ना, मतलब ये कहता है कि पैटर्न एंड ट्रेंड और पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, एक मिनट, हाँ, देश आज़ाद होने के बाद में क्या है, व्हाट एक्सटेंट दिस बीन कंसोनेंस विद अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या जो ये अभी जो आज़ाद होने के बाद जो रिफॉर्म हुए वो मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, उसके लिए हुआ या नहीं हुआ है, ये सीधा। तो आप उसको पूछना था कि पैटर्न और ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। इसमें आप देखो पैटर्न और ट्रेंड क्या रहा है, ऐसे डिवाइड करना था बॉडी को। एग्जामिन जैसे इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते थे, मान लो इंट्रोडक्शन में आप कोई ऐसे प्रेजेंट की जो GDP ग्रोथ या GDP रिलेटेड जो कुछ भी था उससे, जैसे कोई रिपोर्ट ऐसी थी तो उससे शुरू कर दे। हाँ, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे थर्ड पेपर होता है ना, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। थर्ड पेपर और 2 पेपर में बड़ी सिमिलरिटी है, क्योंकि एक तो स्कीम से आपको यूज़ करनी है, वो देखो सोशल सर्विस की स्कीम सेम ही रहती है लगभग। इसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो GS2 सिलेबस से, और मैं फिर भी कहता हूँ कि 95% बच्चों से ज़्यादा जो होते हैं वो UPSC की तैयारी करते हैं, सिलेबस बिल्कुल नहीं देखते। और ये टाइम है फॉर फोकसिंग स्पेशली ऑन मेंस। प्लीज़ सी सिलेबस एंड प्रॉपर आप सिलेबस को एक्सप्लोर कीजिए, एक एक वर्ड देखिए और फिर PYQ को देखिए। ये थीम भी लगभग रिपीटेड थीम थी, सर्विसेज और ग्रोथ के रिलेटेड पूछता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप ऐसे। तो दूसरा मैं ये थीम का ये कह रहा था कि आप है ना इन क्वेश्चन में इकोनॉमी से रिलेटेड क्या करना है कि इकोनॉमी जो डाटा होते हैं जैसे IMF से लेके वर्ल्ड बैंक वगैरह, WTO के जो डाटा हो गए, इंडिया के नीति आयोग के जो डाटा हो गए, दूसरा इंडिया की जो से ये क्या बोलते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गए, NSSO के रिलेटेड कोई डाटा हो गए। ये जो डाटा है ना, आप उन डाटा जो 4-5 इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड डाटा की एक लिस्ट बना लो थर्ड पेपर के लिए। फिर आप उनसे कोई रिपोर्ट से 4-5 रिपोर्ट बना दो, ऐसी रिपोर्ट जो सिमिलर थीमों से रिलेटेड हो GS3 के। तो आप है ना हर आंसर शुरू करने पहले या तो रिपोर्ट से शुरू कर लो या डाटा से शुरू कर लो, या डाटा रिपोर्ट से शुरू करो तो डाटा बीच में लिख लेना, ऐसा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ persistent high food inflation in India, comment on the effectiveness of monetary policy of RBI to control this type of inflation। अब देखो इसका शुरू करने का क्या हो सकता है, जैसे कहते हैं भारतीय निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण है, ठीक है, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति का प्रभावशाली। या तो आप इसको शुरुआत करने से क्या लिखते हैं, रिपोर्ट, या जैसे अभी प्रेजेंट में इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, बास्केट में क्या चीज़ें चल रही है वो उससे कर लेते, या फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता देते शुरुआत करने से पहले, ठीक है। या तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी को बताना, क्यों स्पेशल में नहीं लिखोगे इसके बारे में। दूसरा कोई रिपोर्ट बताओ, थर्ड का पर यही है मुद्रास्फीति का, या फिर इन्फ्लेशन जो हो रहा है सेक्टर में उसके बारे में। तो दो ही है मैन तो, हालांकि इसकी या तो कोई रिपोर्ट बता दो कोई आई है इससे रिलेटेड, या मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर लो। फिर इसको कैसे ब्रेक करते, कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज प्रेसिडेंट फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या कॉजेज है, कॉजेज लिख दिया, फिर उसमें RBI ने कितना किया है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो लिख दिया, आंसर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देखो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है करंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ही है लगभग, मतलब 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर आप PYQ करके जाते तो आराम से कर सकते थे, ठीक है।
ये मतलब ये मान लो 1975 जो नेशनलाइजेशन वगैरह जो हुए थे उसका ज़्यादा इसमें रोल है, पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से लैंड रिफॉर्म की क्या प्रोसेस रही थी, उसके बाद से जो स्कीम क्या क्या आई, लैंड रिपोर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, वो आपको लिख के इस आंसर को कर सकते थे। ये थोड़ा स्टैटिक ही था, ज़्यादा नहीं था। दूसरा, अभी जैसे दूसरा अर्थ है कि लैंड एक्विजिशन कैसे करते हैं, एक्विजिशन एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो वो भी देख लेते कि वो समस्या में कभी लिखना हो तो। दूसरा क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स। ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था ये क्वेश्चन कि इस बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, और डेफिनेटली पूछा है। मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो मिलेट्स के बारे में बता देते पहले, या फिर मिलेट्स का जैसे ईयर वगैरह घोषित किया है, जैसे मतलब डिक्लेयर किया था, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वगैरह, उससे शुरू कर देते, या फिर इंडिया की कोई जैसे नीति आयोग वगैरह नर्सरी जो हैदराबाद में बना, ऐसा कोई भी इस एक फैक्ट से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, या फिर मिलेट्स के बारे में लिख सकते थे। लेकिन वो मैंने कहा इससे लिखते तो फैक्ट से लिखते तो अच्छा होता, ये होता। दूसरा, इंश्योरिंग मिलेट्स जो होता है, मिलेट्स का इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई डाटा फैक्ट से लिख रहे हो तो मिलेट्स के बारे में फिर ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे कुछ करके अगर आप बताना हो ना उस चीज़ के बारे में तो ऐसे करके बता दो। फिर शुरू कहाँ से करो, इंश्योरिंग हेल्थ, हेल्थ में कैसे करना है, फिर ये पॉइंट हो गया, हेल्थ का एक हो गया, एक में लिख के सब पॉइंट लिख दो अंदर। फिर हो गया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी न्यूट्रल लिख के फिर उसके उत्तर लिखो, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे, ये करंट से रिलेटेड था और आराम से सब कोई आराम से कर सकता है, 150 वर्ड का कोई ज़्यादा नहीं था। दूसरा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ लाइट materials and although India is the second in the world of file patents, still only a few have been commercialized. Explain reason behind the less commercialization. अभी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो पेटेंट्स वगैरह मिलता है ना, कॉपीराइट्स वगैरह पेटेंट्स, तो उससे पेटेंट्स के बारे में पहले तो पेटेंट्स वगैरह, उससे पेटेंट जो एक्ट है, ठीक है, पेटेंट्स एक्ट से 1970 का जो वगैरह एक्ट है उससे बारे में बता देते, एक्ट से शुरू कर देते। फिर उसका सिनेरियो जो है वर्ल्ड में कितना सिनेरियो में मतलब डाटा बता देते, ऐसा लिखते थे इंडिया का डाटा, पहले उस रिपोर्ट एक्ट से शुरू कर देते थे इंट्रोडक्शन, फिर इंडिया का डाटा बता देते। फिर क्या बता देते, फिर के क्या रीज़न है कि इतने जो भी कॉमर्शलाइज नहीं हो पाए, मतलब कॉमर्शलाइजेशन मतलब फाइल तो हो रहा है वो आपने बता दिया फाइल होना, फिर कॉमर्शलाइज क्यों नहीं हो रहा है वो बता देते। फिर कंक्लूजन जो लिखते हैं ना उसी में बता देते थे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 150 का क्वेश्चन है। 150 में आप सारी चीज़ें नहीं लिख सकते, इतना टाइम भी नहीं और इतने पेज भी नहीं होता कि आप पूरा चीज़ें भर सको। तो जब कंक्लूजन लिखते हैं ना उसी में आप ये लिख सकते थे कि भाई कंक्लूजन में कि हम गवर्नमेंट को क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके क्या क्या करना चाहिए ताकि ये हो कॉपीराइट के लिए। दूसरा है, देखो ये क्वेश्चन इस यूपीएससी पूछता रहता है इस बारे में, ये भी लगभग मान लो रिपीटेड ही है। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस ऑन हाईवेज, व्हाट आर इज द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। मतलब पूछा है कि टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस एंड हाईवेज, कलेक्शन ऑन हाईवे, कि भाई ऐसे क्या बोलते हो देखो ना। तो व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, एडवांटेज क्या है उसके और लिमिटेशन क्या है। व्हाट आर द प्रपोज्ड चेंजेस क्या प्रपोज किए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। व्हाट विल मेक दिस प्रोग्रेस सीमलेस, कैसे बनाएगा। वुड दिस ट्रांजिशन कैरी एनी पोटेंशियल हैजार्ड, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। आपको 3 लाइनें 3 पॉइंट छोटे छोटे सब पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे 3 उसमें 2 3 करे इतना लिखना था सबके बारे में। तो ये जैसे राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ पर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई गई, तो आपको इसी से शुरू करना था कि क्या क्या प्रौद्योगिकी अपनाई गई, फास्टैग से लेके क्या क्या किया गया। जैसे अभी हम सैटेलाइट वाला कुछ सोच रहे हैं उसको करने के लिए, लेकिन इशू क्या आ रहा है फास्टैग में, जैसे क्या करते हैं ना जब जो टोल पे जाते तो आजकल क्या कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, वो उनके पास एक मशीन रहता है जिससे वो उसको हमारे कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं, फिर कहते हैं आप कैश दो और कैश से लूटमारी होती है। या फिर जैसे फास्टैग का स्लो चलना होता है, स्लो चलने के कारण काफ़ी लाइनें भी लेती, तो ये चीज़ें काफ़ी सारी थी तो इसको लिख सकते थे। ये क्वेश्चन भी इस थीम से रिलेटेड राजमार्गों वगैरह पूछ रहे थे, तो टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, करंट से रिलेटेड था। दूसरा है, ये देखो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बहुत बार आता है क्वेश्चन। रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू, डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर, ठीक है, टू डील विद द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव दिस रिगार्ड। अब इसमें क्या करने थे, इसमें भी कोई रिपोर्ट होती ना कि भाई देखो जैसे दिल्ली रिपोर्ट या कोई शहर का ले लेते किसी इंडिया का,
तो वहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया। फिर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल इशू क्या है, आप हेडलाइन बनाए कि इन्वायरमेंटल इशू है मोस्ट रिवर, वो लिख दिया उसके पॉइंट। फिर मिटिगेशन के क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, ये लिख लिया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए या है, या फिर लिख लेते गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, फिर कंक्लूजन लिख लेते, ऐसे इसको भी कर सकते थे। दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या है, व्हाट रोल इन्वायरमेंटल एनजीओ, व्हाट द रोल डू इन्वायरमेंटल एनजीओ एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अभी इंडिया में इसको थोड़ा मान लो कोई कहता है कि इसको वीक कर दिया गया है, जैसे जो पब्लिक हियरिंग वगैरह होती है ना, उसमें ये कहा गया अभी टाइम लेते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है फास्ट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ी है, तो पब्लिक हियरिंग वगैरह टाइम वेस्ट नहीं करती। जैसे मान लो कि ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था, ठीक, सरदार सरोवर डैम का, उसमें कहते हैं कि उसमें इम्प्लीमेंट ये सब बराबर हुआ नहीं था और काफ़ी लोगों को परेशानी और उनको विस्थापित किया गया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया गया था लोगों को। तो ऐसे होता है आउटकम्स ऑफ फॉर मेजर, जैसे छत्तीसगढ़ में ये होता है माइनिंग के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं, उसमें कोई एरिया को या फिर कोई प्रोजेक्ट, जैसे कूनो नेशनल पार्क में कहता है कि कैन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसने कूनो नेशनल पार्क को काफ़ी हार्म किया है, पन्ना टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व को। इन्वायरमेंटल असेसमेंट आउटकम फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, सेट फॉर एग्जाम्पल विद द इम्पोर्टेंट डिटेल। क्या होता है, भारत के प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को प्रमाणित परिणामों को प्रभावित करने और पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों और कार्यों की भूमिका क्या है। तो आप शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं कि इन्वायरमेंटल जो EAI है ना, ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रयोग है, ये तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली, इंट्रोडक्शन। फिर इसी का साइड में लिखते हैं कि इसमें 4 ऐसे कोई डायग्राम बना के भाई इसके स्क्रीनिंग होती है, मॉडलिंग होती है, वो जो होता है मतलब पब्लिक हियरिंग होती है, स्क्रूनिटी होती है, ठीक है, प्लानिंग होती है, ऐसे करके आप उसको पॉइंट बना के एक डायग्राम में लिख देते। फिर लिखते कि पहले किसका नाम लिखते, पहले लिखते इन्वायरमेंटल NGO का, 2-4 NGO नाम आप पढ़ते हैं तो करंट में आ जाता है, वो इसका लिख दिया। एक्टिविस्ट और या फिर आपको अगर पता है यार मैं एक्टिविस्ट में क्या लिखूँ, तो दोनों के साथ लिख के आप पॉइंट बना देते थे। फिर एग्जाम्पल उसके साथ ही ऐड करने थे, और क्या बेटर हो सकता था, अगर आपको लगे कि एक ही डायमेंशन है तो बेटर और भी लिख लेते। दूसरा क्या पूछा है, एक्सप्लेन द हाउ नार्को टेररिज्म के बारे में पूछता रहता है। नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज, ये भी देखो क्वेश्चन रिपीटेड ही है, लगभग थीम सब रिपीटेड है। इसमें से 9 की है ना, इसमें से 6 थीम जो है ना 100 मतलब डायरेक्टली है और 2 इनडायरेक्टली रिपीटेड है थीम। इमर्ज एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। तो इसका या तो नार्कोटिज्म एक्ट जो है उससे शुरू कर लेते, या फिर कोई जैसे प्रेजेंटली डाटा होती है, जब केरला में कोई मुँह एक चलाया था इसकी, वो कैंपेन चलाया था वो पकड़ने के लिए। फिर गोल्डन ट्रायंगल वगैरह ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, तो इसको आप कर सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। फिर है डिजिटल, देखो मैं एक आपको ये बात कहता हूँ ना, आपको लिखना पड़ेगा, आपको PYQ लिखना पड़ेगा। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर 2025 प्रीलिम्स ना, थिंक दैट यू आर गोइंग टू क्लियर 2025 UPSC, and if you are thinking to clear 2025 prelim UPSC, then you have to write answer. Don't think that first I will study and then after I will write, it won't become as a true. ऐसा हो ही नहीं सकता यार, सही आप है ना, आप जब तक नहीं लिखोगे ना, आप ये भूल जाओगे आप UPSC का मेंस सही से कर पा रहा हूँ, ये दिमाग से निकाल दो, ये हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ ये है ना, आप आंसर को लिखिए जितना हो सकता है। ये भी जो टाइम है ना, नवंबर एंडिंग और दिसंबर फर्स्ट वीक तक का जो टाइम है ना, वो है लिखने का टाइम। अभी प्रेजेंट में लिखने का टाइम है, जितना लिखोगे उतना बेटर है। तो लिखो, आप जो लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। आप कैसा लिख रहे हो मैटर नहीं करता। मीन्स मैनी ऑफ न्यू एस्पिरेंट्स और बिगनर्स, दे आर जस्ट गेटिंग फियर हाउ टू स्टार्ट, और वो कहते हैं कि सर अगर स्टार्ट करते हैं ना तो लिखता है कि लिखना क्या उसमें, ये समस्या आती है। तो देखो समस्या तो आती रहेगी। आज समस्याओं को चैलेंज करते लिखते गए ना, तो ये होगा कि आप 2025 के मेंस में जब बैठोगे ना, तो आपको कोई इशू नहीं आएगी, तब तो आपकी समस्या नहीं आएगी। और अगर आप अब स्किप कर दिया और प्रीलिम्स बाय द वे आपका निकल गया, तो फिर मेंस में बैठोगे तब आपकी समस्या आएगी। तो आप क्या चाहते हो, एक अटैम्प्ट खराब करके आपकी समस्या लेना चाहते हो, या पहले ही समस्या ला के उसको सॉल्व आउट करना चाहते हो? डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते।
ये है डिजिटल व्यक्तिगत, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर पूछेगा, तो 2 क्वेश्चन ऐसे प्रेडिक्टेड है तो आ रहे हैं। डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो डाटा प्रोटेक्शन है उसके बारे में सिंपल लिखना है, तो उसमें पहले तो वो बिल आया, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर है, ठीक है, पर ये फिर उसमें लिखना था इसमें चैलेंजेस, थोड़ा डायग्राम बना के चैलेंजेस लिख लो, फिर उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जैसे कौन सा उसका, जैसे ग्रीवेंस कमेटी वगैरह क्या क्या है चीज़ें, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। ये हो गया 11। अब आते 250 वर्ड जो होता है। डिस्कस मेरिट एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द 4 लेबर कोड्स, रिपीटेड थीम है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म इंडिया, व्हाट हैज़ बीन प्रोग्रेस सो फार इन दिस रिगार्ड। कहते हैं कि अभी तक ये पूछ रहा है कि भारत के श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिता गुण और दोष की विवेचना कीजिए। तो आप तो पहले श्रम, ये जो कोड को कैसे कैसे गवर्नमेंट ने भी किया है उसको 4 कोड पे लेके आ गए, इतने सारे लेबर्स लॉ थे उनको सब करके। लेबर्स लॉ 1881 से आता है, कब, जब लॉर्ड रिपन जो थे ना, लॉर्ड रिपन के टाइम से आया था, फिर लॉर्ड रिपन 90 में बने तो उस समय आया था। तो ये उस समय से मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म आते रहे, लेकिन अभी तक मजदूरों की हालत तो खस्ता है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि इतने से तो कन्फ्यूजन होता है, तो 4 बना दिए कोड। तो उनकी कोड की मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, पहले कोड के बारे में लिख लेते, फिर उसकी मेरिट और डिमेरिट्स लिख लेते, फिर इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है उससे, बेनिफिट लिख लेते, चैलेंज लिख लेते, बेनिफिट चैलेंज, और फिर इसमें देखो ये 250 वर्ड का है, तो इसमें क्या लिखते थे, पहले तो इनके बारे में डिमेरिट्स मेरिट लिख दी, फिर इसमें जो बेनिफिट कितना हुआ है, फिर थोड़ा चैलेंज, फिर वापस वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन। ये ऐसा लिखना पड़ेगा 250 वर्ड के क्वेश्चन में। दूसरा है, व्हाट इज़ द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी। रीजनल एयर कनेक्टिविटी जैसे उड़ान स्कीम है ना, उड़ेगा हर देश का आम नागरिक, उड़ेगा देश का इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम पर हम पूछा था। देखो अचीवमेंट्स, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार में क्या आवश्यकता है, इन संदर्भ। तो देखो ये तो सिंपल है, कोई बच्चा बता देगा, समझदार होगा, क्या आवश्यकता है। सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों को चर्चा कीजिए। पहले तो आपको एयर के बारे में, जो है एयर के बारे में डेफिनेशन नहीं बतानी, तो सबको बताए, जो ये मतलब ये बताना कि एयर इंडिया के कोई डाटा कितनी एयर इंडिया में कनेक्टिविटी है, ऐसा कुछ बना देते, इंट्रोडक्शन लिख लेते। फिर आपको क्या लिखना था, रीजनल कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है वो लिख देते, रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया एक्सपेंडिंग, नीड कितनी, क्या नीड्स है, ठीक है। फिर उड़ान स्कीम लिख लेते, उड़ान स्कीम के बेनिफिट लिख लेते, अचीवमेंट, फिर थोड़ा चैलेंजेस भी लिख लेते, फिर वापस वे फॉरवर्ड लिख लेते। तो ये हो गया। अब आते 13 क्वेश्चन में, कहते व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम। बहुत बार रिपीटेड थी, मैं बहुत बार, इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इफिशिएंट इरिगेशन मेजर। बहुत आसान क्वेश्चन था, वाटर के रिलेटेड कोई, जैसे इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा में तो हालत बहुत ख़राब हो रही है पानी की, इतना मतलब इरिगेशन ग्राउंड वाटर से मतलब एक्सप्लोट हुआ है। तो इससे रिलेटेड वाटर की कितनी स्कैसिटी है वो उससे रिलेटेड लिख लेते। चैलेंज जब से रिपोर्ट से शुरू करो, इकोनॉमी का 3rd पेपर का ही है, अगर कोई रिपोर्ट है इससे रिलेटेड रिपोर्ट, या जैसे मान लो 117 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितना स्कैसिटी फेस कर रहा है वाटर का, नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड शुरू करो। फिर इरिगेशन से रिलेटेड, फिर देखो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, वो कहते हैं ना, लेस ड्रॉप मोर क्रॉप, लेस ड्रॉप मोर क्रॉप कहता है कि ये मतलब कम पानी और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम है, बीमा फसल से लेके PM किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे KCC वगैरह कुछ भी है ना, तो आपको स्कीम्स अगर बैठने कहीं स्कोप बनता है ना वो लिख दो। वे फॉरवर्ड में इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो लिया उसमें कहीं भी हो स्कीम्स बनती है वो लिख दो। और एक क्या है, भारत में कृषि कीमतों एलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइस, ये भी रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है। प्राइस इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। देखो ये है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारत की कृषि कीमतों 2013 में था ना, भारत की कृषि कीमतों पर स्थिरीकरण और सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या है। तो पहले तो लिखते थे कि भारत के अंदर इम्पोर्टेंस बताओ, बफर मतलब एग्रीकल्चर जो है ना, बफर स्टॉक के बारे में लिख दो, या फिर क्यों है, फिर उसके बारे में लिखो क्यों जरूरी क्यों है, ठीक है। फिर जरूरी किया तो फिर इसके में चैलेंजेस क्या है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से लिखते थे, चैलेंजेस वे फॉरवर्ड। दूसरा है, कहता है द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, बहुत बार रिपीटेड ये भी, फ्रेश वाटर। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस, कैसी क्या टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस एनी 3 सच टेक्नोलॉजीज, कितना पूछ रहा है, 3 टेक्नोलॉजी का। चेटिंग देयर की एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये पूछ रहा है कि विश्व को स्वच्छ और सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इस संकट का सामना करने के लिए मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, और कोई 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए आप, उसके सुरक्षित, उसके बेनिफिट्स और उसके डिमेरिट्स भी बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको करंट में काफ़ी चीज़ें रही होती है, तो उसमें पढ़ना होता है, टेक्नोलॉजी आपके बारे में पता होती नहीं। फिर रिपोर्ट के बारे में इससे शुरू करते हैं, वर्ल्ड की रिपोर्ट से लेके इंडिया की भी रिपोर्ट, कि भाई कितना पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, वाटर, ठीक है, और कितना पानी के हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं। ये देखो, व्हाट आर द एस्ट्रॉइड्स। अब कहेगा यार ये तो जीएस का क्वेश्चन है, भाई देखो यूपीएससी है, कहीं से कुछ भी लिंक करके पूछ सकती है। अब कहोगे ये तो जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का। एस्ट्रॉइड, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ इंडियन कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, ये पूछ रहे हैं एक्सटेंशन। व्हाट आर द strategies have been developed to prevent such catastrophe। कहता है कि क्षुद्र ग्रह है क्या, पहले उसमें, इसमें जीवन की लुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसा विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की जाती है। सीधा सा दिया हुआ है, पहले है क्या, तो इसके देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई रिपोर्ट तो है नहीं, देनी है नहीं, तो उसको क्षुद्र ग्रह जो है ये मतलब ये एस्ट्रॉइड से उसके बारे में बता दो। एक तो ये हो गया आपका, फिर है कंप्लीट हो गया। फिर क्या हो रहा है, मतलब ये जीवन का खतरा होना कैसे है, कॉजिंग द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ कैसे है, ये हेडलाइन लिखी, ऐसा बता दो इसके बारे में। फिर क्या स्ट्रेटजी है जिससे सॉल्व आउट कर देते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। फिर क्या है 17 देखते हैं, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस। डिजास्टर जो एक्ट आया था 2005, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी वगैरह, वो भी याद होना चाहिए। डिजास्टर रेजिलियंस क्या है, हाउ इट्स डिटरमाइन, describe various elements of a resilience framework, also mention the global targets of Sendai frameworks, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपदा प्रतिरोध जो है ना, आपदा प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है। आपदा प्रतिरोध क्या है, पहले तो इसको डेफिनेशन बतानी है, तो ये आप डेफिनेशन होती है ना, उससे शुरू करते हैं कि क्या चीज़ है, ये हो गया। फिर पूछा है कि ये कैसे पूछ रहा है कि कैसे निर्धारित किया जाता है, मतलब इसको डेफिनेशन को कैसे बनाया जाता है, डेफिनेशन बनाया जाता है। दूसरा क्या पूछ रहा है, एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ये मतलब है ना, ये आपदा प्रबंधन, इसके जो क्या क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट ऑफ द रेजिलियंस फ्रेमवर्क, इसके क्या क्या एलिमेंट है उसको पूछ रहा है। तो अभी इसमें जैसे शुरुआत कैसे करेंगे, मान लो शुरुआत करेंगे, देखो कि डिजास्टर से रिलेटेड सेंडाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से 30 का जो टारगेट था, ठीक है, उसको हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इनहेंस रेजिलियंस वगैरह कैसे करना था वो उससे हम शुरू कर सकते हैं। फिर कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक और डिजास्टर रेजिलियंस जो है ना, ये क्या है कि इसके जो कैरेक्टर फीचर्स क्या है, ठीक है, वो उससे शुरू कर सकते थे, मतलब शुरू नहीं, उसको फिर बॉडी में लिख लेते, पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा क्या लिखता था कि मतलब कोई कौन से वे ऐसे डिजास्टर रेजिलियंस डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसा क्या क्या वे है, जैसे कोई हो सकता है ना, जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, रिसोर्सेस अलोकेशन हो गया कुछ ऐसे। फिर लिख सकते हैं लास्ट में जो एक होता था की एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क के क्या एलिमेंट्स रहे, तो उसके बारे में लिख लेते, जैसे सिटी रेजिलियंस फ्रेमवर्क जो वगैरह था, डायनेमिक गवर्नेंस वगैरह था, एक था वर्चुअल रियलिटी प्रिपेंडेंस प्रोग्राम जो था, इस चीज़ों के बारे में लिख लेते थे, बस इतना कुछ लिखना था। फिर जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क का जो टारगेट था उसको लास्ट में लिख लेते थे, क्या क्या करना है, जैसे मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक लॉस करना था, मोर्टेलिटी जो थी वो कम करनी थी, ठीक है, ये चीज़ों के बारे में ये आप लिख लेते। ये करंट में काफ़ी रहा था अभी, तो आराम से आप इसको कर सकते थे। फिर क्या है, जैसे ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार 18 जो है ना, बहुत बार। फ्लडिंग इज अर्बन एरिया इज एमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिजास्टर, मेंशन द फीचर, डिस्कस, मतलब पूछ रहा है फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज,
areas in an emerging climate induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention feature of टू सच मेजर फ्लड्स, ऐसे दो कोई फ्लड्स कौन से हैं इन लास्ट 2 डिकेड्स में, ऐसे कौन से फ्लड है. डिस्क्राइब द पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया दैट एम टू टैकलिंग. पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है. तो आप यहाँ से शुरू कर लेते, ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते. फिर या फिर कैसे करते, जैसे अर्बन एरिया में मतलब कैसे कैसे नुकसान बना, इसमें कोई भी बना सकते थे, या फिर कोई रिपोर्ट जो थी उससे बना देते, ठीक है. फिर जैसे आप क्या लिखते इस बॉडी में, आप क्या कैसे शुरू कर सकते थे. तो इस बॉडी में आप 2-4 तरीके हो सकते थे, लेकिन मेन बेस्ट आपको जैसे शुरू करना था वो क्या लिखना, तो हेडलाइन बनाते वो होती अर्बन फ्लडिंग जो है ना, अर्बन फ्लडिंग एज इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर, उसके बारे में शुरू करके फिर लिख लेते इनएडुकेट, कोई जैसे अर्बन प्लानिंग वगैरह हो गई, रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लेते. फिर लिख लेते कॉजिंग ऑफ, क्या कॉजेस है, कॉजेस ऑफ फ्लड के क्या कॉजेस, या फिर कॉजेस पहले लिख लेते कोई बात नहीं, लेकिन कॉजेस यहाँ लिख ले बेटर लगता. फिर लिखते मेजर फ्लड्स कौन कौन से, जैसे मान लो वहाँ ये अभी तो केरला में आया था, वायनाड में, ठीक है, बहुत लोगों की मौत हुई. दूसरा एक कहाँ था, सबसे पहले एक हुआ था ना, जैसे अर्थक्वेक आया था गुजरात में, कच्छ भुज में वो आया था, मुंबई में 2005 में आया था. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे जोशीमठ भी तो इसी कारण क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा था, ठीक है. तो जोशीमठ, या फिर जैसे लेक जो होती है, लेक कैसे फॉल होती है फ्लडिंग, तो मतलब वो ऐसे ऐसे कई से इंसिडेंट होते हैं. जैसे कोसी रिवर से बिहार के उस एरिया में आता रहता है, इसको लिख लेते. फिर इंडिया हैज़ ए लॉन्ग, हिंदी में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो आप देखना, इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विथ चाइना पाकिस्तान. ये देखो आप जैसे कुछ हो गया, ये तो IR का है, सेकंड 2 का है, तो देखो मिलता जुलता, UPSC का कुछ नहीं कर सकते. पाकिस्तान फ्रॉड विथ द contentious issues, examine the conflicting issues and सिक्योरिटी challenges along the border. ये लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह का क्वेश्चन है. ऑल्सो गिव आउट द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन इन दिस एरिया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्कीम जो है. इस पूछा कि भारत चीन की भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है, मतलब ये होता है ट्रबल्ड वाली बॉर्डर है. अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं, तो क्या क्या मुद्दे, मतलब ये लिखना था क्या क्या है, इशू क्या क्या है. इशू मतलब ये है, इसकी ये यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते थे कि भाई क्या क्या बॉर्डर, कैसे कैसे बॉर्डर लगती, फिर क्या क्या इशू है, फिर कॉन्फ्लिक्टिंग इशू एंड सिक्योरिटी चैलेंज क्या क्या वो लिखते थे, ठीक है. दूसरा क्या लिखते थे चैलेंज के बाद, एंड ऑल्सो गिव आउट द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन दिस एरियाज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, फिर दोनों के बारे में लिखते थे. ये जो है ना, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, और ये हो गया आंसर यहाँ से ख़त्म. फिर सोशल मीडिया एज ए encrypting social media and encrypting the messaging service poses serious security challenges. What measures have been adopted at various levels to address security implications of the social media? Also suggest any other remedies to address the problem. ये कहता है कि सोशल मीडिया एवं इनक्रिप्टिंग जो होती है, गोपनीयता रखती है. अपन कोई मैसेज भेजते हैं ना, जो इनक्रिप्ट मैसेज बताता है, कभी भी वो संदेश सेवाएं गंभीर चुनौती है. तो वो चुनौती कैसे है, जैसे पता है ये पेगासस वगैरह का इशू चल रहा था, इजराइल का जो पेगासस है उसे कह रहे थे कि काफ़ी पॉलिटिशियन कह रहे थे, या कोई बड़े बड़े लोगों का हैक किया जा रहा था कि गवर्नमेंट करे. तो सोशल मीडिया के सुरक्षित नेतृत्व के संबंधित संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए, मतलब अभी क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए. दूसरा ये था कि समस्याओं को, क्या क्या समस्या है उसका, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और भी और किसको उसको रोल आउट किया जा सकता है. तो इसको यार आई होप कि आपको समझ में आएगा. ऐसे कहते देखो, अब वापस मैं आपको बताता हूँ. देखो जो थर्ड पेपर है ना, एक तो रिपोर्टें पढ़ लो, एक कई डाटा है, थीम आप देखो पेपर उठा के देखना 2014 तक. फिर इनकी जो थीम है ना, अगर मान लो सोशल मीडिया लिखा है तो आप लिख दो कि सोशल मीडिया का पूछता है, ठीक है. सोशल मीडिया पूछ रहा है, बॉर्डर का पूछ रहा है तो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर का चीज़ पूछ रहा है, ठीक है. एग्रीकल्चर पूछ रहा है तो एग्रीकल्चर का पूछ लो. इरिगेशन, एग्रीकल्चर में इरिगेशन पूछ रहा है. ऐसे करके थीम बनाओ, फिर रिपोर्ट लो, डाटा लो, उससे रिलेटेड ऐड कर दो साइड में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. तो आपको एकदम रेशनल दिखना है. ऐसे आंसर को जो क्वेश्चन है ना, उसको पहले ऐसे ब्रेक कर दो. एग्जाम ब्रेक करने के बाद आप आसानी होगी कि आप उसको कर पाओ, ठीक है. तो आई होप
कि आपको अच्छे से समझ में आया कि हमारा जो पर्पज़ है वो आपको मॉडल आंसर नहीं, आपको ये समझाना है कि देखो PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप PYQ देखे तो कर पाते। और देखो आपको कैसे सोचना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, जनरल सोचो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम जल्दी अभ्युदय हमारा इनिशिएटिव शुरू करेंगे, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि हमें लगे कि हाँ सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।